बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हर ट्यूसडे की तरह हमारा ये प्रोग्राम 6 बजे होता है वीनस टीवी पे, और इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है तो इस प्रोग्राम में हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ज़्यादातर जो कॉल्स होती हैं वो इमिग्रेशन, यूके के इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड होती हैं। उस सिलसिले में यानी कि इमिग्रेशन कवानीन के सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन जो भी अपडेट्स आती रहती हैं वो भी मैं साथ साथ बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो चंद बातें मैं हमेशा रिपीट करता हूँ वो सबसे पहले जब आप कॉल करते हैं बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें जब आपकी कॉल थ्रू होती है यहाँ पे हमारे स्टूडियो में, ताकि बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के आपकी मुझसे बात हो सके और कोई डिले ना हो। उसके अलावा अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें, ताकि हम जो भी हमारे कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उन सब से हम बात कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जब आपकी बात मुझसे इस प्रोग्राम में होती है तो चूँकि वक्त ये इजाज़त नहीं देता कि आपसे मैं डिटेल में आपके केस से रिलेटेड जो है वो बात कर सकूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझसे बात करने के बाद इस प्रोग्राम में जब आपकी मुझसे बात होती है उसके बाद भी कोई भी अपना अगला स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये तो वो बातें हुई, चंद बातें जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ। नाज़रीन, इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उस सिलसिले में एक तो ये कि अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले मैंने ये ज़िक्र किया था कि वो लोग जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन EU सिटीजन्स हैं जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, जब उनको यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते हुए 5 साल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो परमानेंट उनको रेजिडेंस मिल जाता है, एक्वायर वो कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और पुराने कानून के हिसाब से यानी कि पिछले साल नवंबर तक ये कानून था, पिछले साल नवंबर तक ये था कि अगर कोई यूरोपीय यूनियन सिटीज़न जो यहाँ पे रह रहा है पिछले 5-6 सालों से, अगर वो यहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली अगर उसने परमानेंट रेजिडेंस एक्वायर कर लिया है तो उसको बग़ैर अप्लाई करने के परमानेंट रेजिडेंस के वो साल बाद जब उसको परमानेंट रेजिडेंस उसको मिल जाता है साल बाद वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन नवंबर 2015 में ये कानून चेंज हो गया था, और उसका मतलब ये कि जो यूरोपीय यूनियन सिटीज़न भी यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी अगर ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है तो पहले उनको परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो जब तक वो सर्टिफाई नहीं हो जाएगा, उनको कार्ड नहीं मिल जाता परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, उस वक्त तक नेशनलिटी के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो ये नवंबर 2015 में ये चेंज हो गया था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि जो नई अपडेट है वो ये है कि अब तक तो ये हो रहा था कि ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अगर कोई EU सिटीज़न अप्लाई करता था बग़ैर परमानेंट रेजिडेंस के अप्लाई किए नवंबर 2015 के बाद से, तो उनको होम ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन आम तौर पे वापस कर देते थे और उनको यही कहते थे कि आप पहले परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करें फिर हम आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे। तो एप्लीकेशन कंसिडर ही नहीं करते थे, तो उनकी फ़ीस समेत उनको एप्लीकेशन आम तौर पे वापस कर दी जाती थी। लेकिन 1 अगस्त यानी कि इस महीने की 1 अगस्त से जो भी अब यूरोपीय सिटीज़न ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करता है विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग परमानेंट रेजिडेंस या विदाउट फर्स्ट गेटिंग द परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, तो उनकी एप्लीकेशन अब रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। और यानी जिसका मतलब ये होगा कि उनको रिफ़ंड या वो एप्लीकेशन जो उन्होंने नेशनलिटी की फ़ीस दी है वो वापस नहीं मिलेगी। तो मेरा तमाम उन लोगों से जो लोग EU सिटीज़न हैं जिनको यहाँ पे रहते हुए ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते हुए 5 साल या उससे ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका हुआ है, तो उनसे मेरा मशवरा ये होगा कि वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करें। और अगर उन्होंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है तो पहले परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करें, और फिर उसके बाद साल जब हो जाता है 5 साल बाद जब साल गुजर जाएगा तो फिर वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी पिछले 2-3 महीने में वो जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है रेफरेंडम के हवाले से, तो उस हवाले से भी इट मेक्स मोर सेंस, यानी कि ज़्यादा बेहतर है कि जो लोग यहाँ पे EU सिटीज़न यहाँ पे रह रहे हैं तो ऑल्दो के कानूनी तौर पे उनको ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करें, लेकिन बेहतर है फ्यूचर के हवाले से भी अगर देखा जाए कि वो अप्लाई करें ताकि वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए कि वो यहाँ पे उनको रेजिडेंस जो है वो परमिशन है उसकी, और अगर वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हैं तो वो उनके पास वो भी कार्ड है।
ताकि अगर खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसी बात होती है या जब EU से UK निकलता है, जब भी वो होता है तो उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसी तरह उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी उनको भी अप्लाई करना चाहिए। ये और इस सिलसिले में अगर किसी को कोई मशवरा चाहिए तो उसको चाहिए किसी वकील के पास जाके ज़रूर डिटेल में डिस्कस करें। ये तो एक अपडेट हो गई। और अब प्रोग्राम का जो हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। स्टूडियो पे हमारा नंबर आ रहा है और इसी नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं मोहसिन बोल रहा हूँ लंदन से। जी मोहसिन साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन दरअसल ये है कि मैं टियर 2 पे हूँ। मेरी शादी हुई थी लास्ट ईयर पाकिस्तान में। मेरी वाइफ जो सी है वो एज ए डिपेंडेंट ऑफ टियर 2 यहाँ पे आई थी। अनफॉर्चुनेटली हमारा चल नहीं सकी शादी और उसको मैंने डिवोर्स दे दी। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि बीइंग ऑन टियर 2 मेरे पे वही लॉ अप्लाई होता है डिवोर्स का? मुझे यहाँ की कोर्ट्स वगैरह से डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट शादी होती है? और इसके टाइम फ्रेम वगैरह के बारे में थोड़ा बता दें प्लीज़। जी देखें, डिवोर्स इसलिए यहाँ पे अप्लाई होता है क्योंकि आप भी यहाँ पे, आपकी वाइफ भी यहीं पे है। वो चली गई है वापस। जी, तो वो या तो यहाँ के कानून के हिसाब से हो सकता है या फिर पाकिस्तान में के थ्रू भी हो सकता है, थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू कोर्ट्स या जो भी उनका प्रोसीजर है वो लीगल तरीके से वो भी हो सकता है। क्योंकि एक पार्टी पाकिस्तान में है और एक पार्टी यहाँ पे है, तो या तो यहाँ के कानून से भी हो सकता है और जो है पाकिस्तान के कानून के हिसाब से कोर्ट्स के ज़रिए वो भी हो सकता है। दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और बेहतर है कि वो लीगल तरीके से हों, जिस तरह कि मैंने कहा है, ताकि कल को जब भी आप शादी करते हैं और आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहेंगे जो शादी के बाद, तो किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं इस्माइल बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? मैं इस्माइल बोल रहा हूँ। जी इस्माइल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जाकिर साहब है? जी जी जाकिर बोल रहा हूँ। जी बोलिए, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप बात करें। अच्छा, हेलो। जी जी इस्माइल साहब बात करें आप। बात ये है कि मेरा 2.5 साल का वीजा मिला साहब। मेरा ये है कि मेरा 2.5 साल का वीजा मिला है और जी मैं रिन्यूअल को भी दे दिया, वापस फिर 2.5 साल का रिन्यूअल को दिया, अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिलहाल इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मिल जाएगा, मेरे को उम्मीद है। तो मेरा ये पूछना ये था कि मैं किसी और से शादी करना चाह रहा हूँ, तो कर सकता हूँ कि वो लेडी के पास वीजा नहीं है, उन्होंने कुछ अप्लाई किया, अभी तक उनको नहीं मिला है, लेकिन मैं कर सकता हूँ? देखें, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको 2.5 साल का वीज़ा किस बेसिस पे मिला था? आपकी कोई यहाँ पे बच्चे हैं या क्या? नहीं, मेरा कुछ, मैं अकेला सिंगल हूँ। आप सिंगल हैं और आपको 2.5 साल का वीज़ा मिला। यहाँ पे कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? मेरे को रहते 10-12 साल हो गए सब। अच्छा, तो आपको यहाँ पे रहने की बेसिस पे मिला है? यहाँ पे जो आर्टिकल 8 की बेसिस। हेलो जी आपको यहाँ मारा था। मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? मैं असलम किया था 2005 में। अच्छा, तो उस बेस पे मेरे को 2.5 साल का दिया है। चलें ठीक है, आपको 2.5 साल का जो वीज़ा मिला है, आप शादी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल शादी करना चाहें तो कर सकते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो जो खातून हैं उनको यहाँ पे वीज़ा मिलेगा कि नहीं, तो वो एक डिटेल में बात करने वाली चीज़ है। उनके सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है, आपके सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते या क्या वजूहात हैं। लेकिन जहाँ तक शादी करने का ताल्लुक है तो आप शादी कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप किसी वकील के पास जाके इस सिलसिले में डिटेल में बात करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी नानी को 2 दफ़ा यहाँ बुला चुकी हूँ जी इंग्लैंड विजिट वीज़ा पे ना, तो नाना के साथ आई थी। अब मैं उनको दोबारा बुलाना चाह रही हूँ, तो लेकिन मेरे नाना की डेथ हो चुकी है और उनका कोई अपना पर्सनल बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे विजिट वीज़ा के लिए? देखें, नाना की अगर आपकी डेथ हो चुकी है तो आपकी नानी किसके पास रह रही हैं? मामू के पास रह रही हैं। हाँ, तो आपको चाहिए कि वो जो मामू के जो हैं वो, क्योंकि जब भी कोई विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसको ये शो करना पड़ता है कि वो जब अपने मुल्क में उसके कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, किन लोगों के साथ वो रह रहा है, क्या फैमिली है उनकी।
तो इसी तरह आपकी नानी जिनके अपने बेटे के साथ रह रही हैं तो उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, बेटे का सारा प्रूफ, बेटा क्या काम करता है क्या नहीं, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि बेटा ख़र्चा उठाएगा कि यहाँ से आप उठाएंगी, ये सारी चीज़ें देनी होंगी। अच्छा, हम लोग यहाँ से ऑनलाइन भी उनका अप्लाई कर सकते हैं? जी, एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान अच्छा, में वो कभी ओवर स्टे भी नहीं हुई हैं तो यानी चांसेस हैं कि उनको वीज़ा मिल सकता है विदाउट उनका बैंक अकाउंट? देखें, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। बैंक अकाउंट अगर वो अपने बेटे पे डिपेंडेंट हैं तो बेटे की तरफ से एफिडेविट वगैरह लगा के और बेटे की बैंक स्टेटमेंट्स, बेटे का सारा प्रूफ कि वो बेटे के पास रह रही हैं तो मतलब वो हो सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन है मेरे जाकिर साहब। जी जी, अली साहब बोलिए। क्वेश्चन ये है कि जो स्पाउस वीजा की एक्सटेंशन है आफ्टर 2.5 ईयर्स, इसके लिए दोबारा आपको A1 करना पड़ता है या पहला ही A1 चल जाता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है जी, जब एक्सटेंशन के टाइम आपको जो 6 करस्पॉन्डेंस लेटर्स देने पड़ते हैं, साथ लगाने पड़ते हैं, तो वो पूछना था इधर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यानी वो 2 साल के लगाने पड़ते हैं, लेट्स से बैंक स्टेटमेंट है जो वो तो हर 1 माह के बाद आती है, तो वो क्या मतलब 2 साल की हर 1 माह के बाद 20-24 स्टेटमेंट्स लगाएं और बाकी 5 के लिए भी इसके थोड़ी सी रहनुमाई कर दें बस, और टीवी पे जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू। हेलो जी, आवाज़ नहीं आ रही? जी जी, आपका पहला सवाल क्या था? वो इंग्लिश टेस्ट के हवाले से था ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है, आप रख दें, मैं टीवी पे जवाब देता हूँ। देखें, जो स्पाउस वीज़ा का ताल्लुक जो है, अगर वो अपना टेस्ट करके आई हैं, टेस्ट की बेसिस पे ऑब्वियसली वो उनको स्पाउस वीज़ा मिल चुका है तो वो टेस्ट चल सकता है। लेकिन बेहतर है अगर वो ई-सॉल का है, अगर वो टोएक का है, अक्सर लोगों ने पाकिस्तान से टोएक का भी किया तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बेहतर है कि मतलब ट्रिनिटी कॉलेज या आइल्स का हो, या अगर नहीं है तो वो कर लें ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। दूसरा आपका सवाल था कि 6 पीसेस ऑफ जो एविडेंस है यहाँ पे कोहैबिटेशन का, तो वो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस, यानी कि अगर एक बैंक स्टेटमेंट हो गई, कोई यूटिलिटी बिल हो गया, डॉक्टर का लेटर हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो कि 2 साल में स्कैटर्ड हों तो वो हों तो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं कि एक ही बैंक स्टेटमेंट आपने 6 बैंक स्टेटमेंट लगा दी मुख्तलिफ महीनों की। तो 6 डिफरेंट पीसेस ऑफ एविडेंस होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, शाहिद बोल रहा हूँ जी, ब्रैकफोर्ड से। जी शाहिद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है नेशनैलिटी के हवाले से। जी जी मैं 2007 में आया था विजिट वीजे पे जी जी और विद इन टाइम, यानी कि विजिट वीजा खत्म होने से पहले ही मैंने जो है वो फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई कर दिया। जी जी। अच्छा, उसके बाद ना जनवरी में उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। अच्छा। यानी उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी उनके पास ही था। जनवरी में रिफ्यूज किया और मेरे वकील ने अपील मांगी, उन्होंने अपील एक्सेप्ट करके मुझे अपील दे दी। अपील में अप्रैल में अपील आई। जब अपील में हम बैरिस्टर के साथ पहुंचे वहाँ पे कोर्ट में, तो होम ऑफिस के वकील ने कहा जी कि ये अपना केस वापस ले लें तो हम इनको कंसिडर करते हैं। तो मेरे बैरिस्टर ने कहा आप लिख के दे दें कि आप केस वापस लेते हैं और ये दोबारा आपको कंसिडर करेंगे। उसके बाद मैंने लिख के दे दिया और वो उन्होंने कहा कि ये दोबारा अपना फाइल भेज दें तो हम कंसिडर करते हैं। जब मैंने दोबारा, मेरे वकील ने उनको भेज दी मेरी फाइल, तो मुझे एक जवाब आया कि हमने आपको लेगेसी में डाल दिया। हालांकि लेगेसी 2006 की थी, मैं तो 2007 की बात कर रहा हूँ, और बल्कि ये उन्होंने मुझे 2008 में लेगेसी में डाल दिया। अब 2008 से लेकर मैं लेगेसी में पड़ा रहा, मेरा वकील रिमाइंडर भेजता रहा। 2008 में मैंने यूरोपियन नेशनल से शादी कर ली। शादी की तो 2 साल के बाद, यानी बल्कि 3 साल के बाद मैंने वीजा अप्लाई कर दिया एज ए पार्टनर, तो उन्होंने मुझे 5 साल का वीजा दे दिया। अब मेरा इंडेफिनिट ड्यू है अगले महीने। ठीक है जी। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब उन्होंने मुझे 5 साल का वीजा दिया तो उसके बाद उन्होंने मेरा वो एक्सपायर पासपोर्ट वापस भेजा और वीजा मुझे कागज पे दिया।
और मैंने नया पासपोर्ट बनवा के दोबारा भेजा और उन्होंने मुझे मेरे नए पासपोर्ट पे वो वीज़ा स्टिकर कर दिया। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जी अब जब मेरा इंडेफिनिट ड्यू है अगले महीने इंशाल्लाह जो मुझे मिल जाएगा, हर चीज़ ठीक है, तो मेरी नेशनलिटी जो है वो 10 साल के बाद में, यानी टोटल 10 साल के बाद कर सकता हूँ, या कि मेरा टोटली पूरा टाइम जो है ना मैं किसी काम करने वाली जगह पे पकड़ा गया, ना ड्राइविंग कोई ऑफेंस है, कुछ भी नहीं उस टाइम में जब मैं इलीगल था। आई मीन मेरा इलीगल नहीं था, यानी मैं लेगेसी में पड़ा हुआ था। जी आप तो मेरा सिर्फ जी सवाल ये है कि जी अब जब मुझे मिल जाएगी इंडेफिनिट, तो क्या मैं 1 साल के बाद अप्लाई कर सकता हूँ? जी या देखें, कि मुझे फिर पूरे अपने 10 आप साल बिल्कुल कवर करने पड़ेंगे? आप बिल्कुल ज़रा टेलीफोन पर रहिए। मुझे ब्रेक का बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो मैं ब्रेक से वापसी पे आप ही की कॉल से दोबारा स्टार्ट करूंगा। नाज़रीन की तरफ जाइएगा नहीं, एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे, मैं उम्मीद करता हूं हमारे साथ ही होंगे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी ना? हाँ जी, मैं अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, तो मैं फिर टीवी पे आपका जवाब सुनूं। जी देखिए, मैं आपको अभी इधर ही बता देता हूँ, क्योंकि देखिए आपके केस में जो आपने मुझे पूरी हिस्ट्री बताई है, अब मुझे उसमें देखना पड़ेगा कि कहीं किसी स्टेज पे आप इलीगल ओवरस्टेट तो नहीं होते। आप जो है वो बता रहे थे कि आपने विज़िट वीज़ा पे आप यहाँ पे आए, फिर आपने विज़िट वीज़ा ख़त्म होने से पहले एप्लीकेशन की, फिर वो उसको रिफ्यूज़ किया। अब उसको अगर रिफ्यूज़ किया, आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला, तो टेक्निकली स्पीकिंग जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि आप ओवरस्टेयर हो जाते हैं। फिर बहरहाल आपको राइट ऑफ अपील मिला, रिकन्सिडरेशन की तरफ दोबारा गए। अगर तो देखें सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है, अगर तो आप किसी स्टेज पे ओवरस्टेयर हो जाते हैं तो फिर वो लास्ट 10 इयर्स में आप उसमें आते हैं। जब आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ये देखते हैं होम ऑफिस कि लास्ट 10 इयर्स में आपने कोई इमिग्रेशन कंडीशन तो ब्रीच नहीं किए, और उसमें अगर आप ओवरस्टेयर हुए हों लास्ट 10 इयर्स में तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होगी। अब मेरे लिए यहाँ पे इस स्टेज पे असेस करना विदाउट लुकिंग एट द डॉक्यूमेंट ज़रा मुश्किल होगा फ़ोन पे, तो इसलिए बेहतर है अगर आप चाहें तो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, या फिर किसी भी वकील के पास जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैंने ना छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना है। एक्चुअली मेरी लास्ट मंथ मेरी स्पाउस वीजा की एक्सटेंशन हुई है और मेरा 2018 में सेटलमेंट ड्यू है। जी जी। तो मैंने ये पूछना था, उस टाइम भी हमें 18,600 की इनकम रिक्वायर्ड है, और दूसरा ये कि हमें उस टाइम इंग्लिश के कौन से मुझे कोर्स करने पड़ेंगे? जी देखें, उस टाइम भी बिल्कुल 18,600 रिक्वायर्ड है, और इंग्लिश का जो कोर्स है वो B1। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। B1 और लाइफ इन द यूके जो है वो अलग से टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। यानी कि इनकम रिक्वायरमेंट भी इस टाइम शो करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, इनकम रिक्वायरमेंट भी है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो। हाँ जी। जी हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? वकील साहब जी, पहले तो गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग जी, कौन सा बोल रहे हैं? ऐसे ही ना हेलो हेलो सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई थी। आप सवाल दोबारा रिपीट करें। हेलो। उनको वापस भेजा जाएगा, वो 5 साल वाले हैं, उनको जहाँ पर रहने का आप सॉरी, आप जरा अपना सवाल दोबारा रिपीट करें जी। तो हमारा 2-3 छोटे सवाल हैं कि एक तो है कि जो भी हमारे इधर बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या होगा अगर ये हमको जो वापस भेजेंगे तो? नहीं आप दूसरा सॉरी, आप के जो बच्चे जहाँ मुझे लगता है कि आपने अपने टीवी का वॉल्यूम ऑन किया हुआ है, या मुझे बिल्कुल आपकी आवाज। हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी, आप जरा अपना सवाल पूरा रिपीट करें, मुझे बीच में आपका बिल्कुल आवाज़ नहीं आई जी। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़ैर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी उज़ैर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका?
मेरा क्वेश्चन ये है कि 2012 में मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला था और उसके बाद मैं शादी के लिए पाकिस्तान चला गया। अच्छा। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अपनी वाइफ के लिए स्पाउस वीजा अप्लाई किया था, जो अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज हो गया था बिकॉज ऑफ इनकम थ्रेशोल्ड की वजह से। तो वो अपील का प्रोसीजर करते 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 2014 हो गया। फिर 2014 में मेरा जो है वो बेटा हुआ जी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने नई एप्लीकेशन डाल दी और नई एप्लीकेशन डालने के बाद वीजा मेरी जो है वाइफ का वो लग गया वीजा। तो वो अप्रैल 2016 में वो यूके आ गई हैं और इट्स बीन नाउ 3 मंथ। तो मैंने आपसे पूछना था कि क्या मैं अपने बेटे के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि वो आउटसाइड यूके बॉर्न हुआ था लेकिन मेरे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बाद पैदा हुआ था वो। जी, लेकिन वो आउटसाइड यूके चूँकि बॉर्न हुआ था तो उसके लिए आप ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं अप्लाई कर सकते जी। नहीं अप्लाई कर सकते नहीं। तो वो बिल्कुल जैसे उनकी मदर जो है वो 5 इयर्स के प्रोसीजर से उसके बाद ही फिर वो जी बिल्कुल जी। और ही कैन नॉट एक्सेस टू द पब्लिक फंड्स एज वेल। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो वही क्राइटेरिया है कि आपका जो बच्चा है ही इज़ नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन, वो आप पे डिपेंडेंट है तो पब्लिक फंड्स में नहीं जा सकता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं मसूद बोल रहा हूँ जी, मसूद खान जी। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? जाकिर साहब, मेरे 2 सवाल हैं। जी जी। एक तो ये है कि हम आए थे 2010 में यहाँ पे, उसके बाद हमने असाइलम विजिटर आए थे, असाइलम हमने क्लेम किया जो कि रिफ्यूज हो गया और उसके बाद काम चलता रहा। हमने दोबारा एप्लीकेशन डाली 2014 में, वो भी रिफ्यूज हो गई। लेकिन 2015 के एंड के ऊपर उन्होंने हमें सेक्शन 120 का चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस मांगे और हमने वो सारे उनको बता के भेज दिए कि ये हमारे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं। उसके बाद जनवरी में उन्होंने हमें एक OLCU से पूरी फैमिली की पिक्चर्स मंगवाई कि जी आप फोटोग्राफ्स भेज दें हमें, तो हम इसको रिकंसिडर करेंगे। तो वो हमने अभी तक भेजी हैं, लेकिन अभी अगस्त होने वाला है, फरवरी में मार्च में हमने भेजी थी, तो कोई जवाब नहीं है। एक तो आपसे ये पूछना है कि ये व्हाट डज दिस मीन, कि ये क्या शो करता है। और दूसरा, मेरा बेटा यहाँ पे 9 साल से है और वो ओवरस्टे हो गया अनफॉर्चुनेटली। मेरा दूसरा सवाल ये है, अनफॉर्चुनेटली वो ओवरस्टे हो गया। अगर हम उसकी शादी यहाँ पे करते हैं ब्रिटिश के साथ, तो क्या उसे पाकिस्तान वापस एंट्री क्लियरेंस के लिए जाना पड़ेगा? मैं सर टीवी पे आपका जवाब सुनता हूँ। ये मेरे 2 सवाल हैं। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो अगर होम ऑफिस ने आपसे वो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह या जो फॉर्म वगैरह मंगाया आपकी करंट सिचुएशन के बारे में, तो उसमें ऑब्वियसली मतलब यही निकलता है कि वो आपके केस को कंसिडर कर रहे हैं और उसमें फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको आपको यहाँ पे लीव टू रिमेन दिया जाए या ना दिया जाए। अब जो आपने मुझे अपनी सिचुएशन बताई है कि आप यहाँ पे विजिटर आए थे, असाइलम के लिए अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया और वो अब बहरहाल आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो उस हवाले से मैं आपको ये नहीं एडवाइस करूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को पुश करें या होम ऑफिस को दोबारा से लिखें। एज़ लॉन्ग एज़ वो दोबारा रिकन्सिडर कर रहे हैं, जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वो कल को आपके ही फेवर में जाएगा। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर होम ऑफिस ने ऑलरेडी आपसे जो डिटेल्स मांगनी थी और जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी और उन्होंने कहा है कि हम आपके केस रिकन्सिडर कर रहे हैं, तो फिर एज़ लॉन्ग एज़ ये सिचुएशन है तो फिर आपको ज़्यादा उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर आप मेक श्योर कर लें या क्लियर कर लें अगर आपके वकील हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन रिकन्सिडर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये तो पहला सवाल का जवाब हो गया कि अगर वो रिकन्सिडर आपकी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेट करें। अगर नहीं कर रहे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो रिकन्सिडर कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने आपसे कोई आपका बायोडाटा मांगा था, तो फिर आपको चाहिए कि आप कोई एप्लीकेशन करें। जो दूसरा आपके बेटे के हवाले से सवाल था, अगर आपका बेटा ओवरस्टे हो गया, यहाँ पे किसी ब्रिटिश के साथ शादी करता है, तो यहाँ पे उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, स्पाउस वीज़ा। उसको वापस अपने मुल्क जाके वहाँ से स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम खलील है और लंदन से बात कर रहा हूँ मैं। जी खलील साहब बोलिए, क्या सवाल है? जी, मैंने डिस्कशन ली पे हूँ मैं 2010 में मुझे मिली थी
फिर 2013 में एक्सपायर हुई, मैंने फिर अप्लाई किया और 2016 में अभी फिर वो एक्सपायर हो रही है जी। तो अभी मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने ये पूछना था कि एक तो इंडेफिनेट की फीस कितनी है और दूसरा उसके लिए मुझे कौन सा इंग्लिश जो है वो टेस्ट पास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक तो किया था 2013 में जब मैंने अप्लाई किया था, उस वक्त मैंने किया था TOEIC A1 कोई ऐसा था, और लाइफ इन द यूके मैंने 2010 में पास कर लिया था। तो अभी मैंने ये पूछना है कि डेफिनेट की फीस कितनी है और कौन सा टेस्ट जो है ना मुझे पास करना पड़ेगा। आपको 3 साल का डिस्क्रिप्शन लीव मिली है ना पुराने रूल्स के तहत? जी, अगर आपको 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिली है पुराने रूल्स के तहत, यानी जुलाई 2012 से पहले का जो रूल्स है उसके हिसाब से, तो फिर आपको इनडेफिनेट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं डिस्क्रिप्शन लीव की बेसिस पे 6 साल कंप्लीट करने के बाद, तो आपको इंग्लिश या लाइफ इन द यूके की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ठीक है जी। और जहाँ तक होम ऑफिस की जो फ़ीस का ताल्लुक है, मेरे ख़्याल में अगेन आपको होम ऑफिस की वेबसाइट में जाके कंफर्म करना पड़ेगा, मेरे ख़्याल में शायद वो 1875 या इसी के लगभग होम ऑफिस की इनडेफिनेट की फ़ीस है, लेकिन बहरहाल आपको होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके कंफर्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर जी, थैंक यू हाफिज़। हेलो 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 जी, हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं साजिद बोल रहा हूँ लंदन से। मेरा ये क्वेश्चन है जी। मैं यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन हूँ ना, और मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है और मेरा छोटा बच्चा है, तो वो भी ब्रिटिश सिटीजन है। मेरी वाइफ मुझ पे डिपेंडेंट है, तो अगर मैं अपनी अम्मी को पाकिस्तान से बुलाना चाहता हूँ तो इसका क्या प्रोसीजर है, और क्या मैं एलिजिबल हूँ कि पाकिस्तान से उसको इधर मतलब स्पॉन्सर करूँ? आप अपनी अम्मी को विजिट वीज़ा के लिए बुलाना चाह रहे हैं? विजिट के लिए या वो अगर मेरे साथ परमानेंटली रहे? देखिए परमानेंट देखें, जहाँ तक विजिट का ताल्लुक है तो विजिट के लिए अगर आप बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, आप बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं उनको। आपकी अम्मी को ये शो करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में वो सेटल्ड हैं, वो जिनके साथ रह रही हैं, अगर आपके कोई भाई बहन हैं या आपके फादर हैं उनके साथ रह रही हैं, उनके सारा उनका एविडेंस, उनका उस सिलसिले में इंफॉर्मेशन और सबूत के साथ देना होगा, वहाँ पे वो सेटल्ड हैं। आप बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर परमानेंट जो है उनको सेटलमेंट के लिए बुलाना चाहते हैं तो वो भी एक कैटेगरी है, लेकिन बहुत मुश्किल है उसमें। अगर आपकी अम्मी की ऐसी कंडीशन है कि वो पाकिस्तान में बिल्कुल अकेली हैं, उनका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है और उनको ज़रूरत है लुक आफ्टर करने के लिए, अगर उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात ख़ुद से नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी सूरत में आपको उनको परमानेंट सेटलमेंट के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको बिल्कुल एक ब्रीफ सा बता दिए, लेकिन आम तौर पे बहुत मुश्किल होता है। जो करंट जो हालात हैं और जो करंट कानून है उसमें आप अपने पेरेंट को यहाँ पे सेटलमेंट के लिए बुलाने के लिए, अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो किसी वकील के पास जाके इस सिलसिले में ज़रूर डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर ख़ान। हमारे प्रोग्राम का ये लास्ट सेगमेंट है, मतलब इस प्रोग्राम का, तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो भाजी, मैं एक क्वेश्चन पूछना सी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। जी जी पूछें। मैं और मेरे हस्बैंड ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 2003 ਤੇ 2005 ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੰਡਰ 7 ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 7 ਇਅਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੇਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2018 ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ।
ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਡਾਟਰ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ 9 ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ and she understand everything now. She really don't want to go back to India. जी आपके वकील को चाहिए ना कि उनको लिखें, उनको एक्सप्लेन करें। और दूसरी बात ये कि ये जो अभी उन्होंने रिफ्यूज़ किया, ये कब रिफ्यूज़ किया है? जस्ट रिसेंटली उन्होंने 2016 चल रहे हैं ना, उन्होंने मार्च विच अपील रिफ्यूज कर दी थी। 2016 मार्च? हाँ जी जी। तो वही अगर 2016 मार्च में अभी रिफ्यूज़ किया, वैसे पिछले कुछ अर्सा पहले 2-3 महीने पहले एक इस सिलसिले में जो अपर ट्रिब्यूनल का एक डिसीजन भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था आम तौर पे कि अगर किसी को 7 साल यहाँ पे बच्चों को रहते हुए हो जाएं तो और किसी की और उनके पेरेंट्स की कोई क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह नहीं है तो होम ऑफिस को इसको देखना चाहिए और आम तौर पे देना चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर वो सारा कुछ रिफ्यूज़ कर चुके हैं तो आपको चाहिए किसी वकील के पास जाके दोबारा ज़रा इस सिलसिले में मशवरा लें, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। क्योंकि एक तरीका तो ये है कि आप बिल्कुल अपने 1-2 साल वेट करें, जब आपकी बच्ची जो है वो 10 साल की हो जाए, वो जब ब्रिटिश हो जाए तो फिर उसके बेसिस पे अप्लाई करें। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर देखें कि क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से उन्होंने पहले एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की है 7 साल की और दोबारा से एप्लीकेशन की जाए, तो मेरा मशवरा ये है कि किसी वकील के पास जाके इसको डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है? सर मेरा नाम अनिल है और मैं आपसे 2 क्वेश्चन करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो गए इस कंट्री में और मुझे 9 इयर्स हो गए हैं। जी और हेलो जी मैं आपका सवाल सुन रहा हूँ। जी और मेरे बेटा जो है ना वो अभी 7 साल का पूरा हुआ है और मतलब हम दोनों इलीगल हैं। मेरा जो वीजा है वो 2011 में फिनिश हो गया था, मैं स्टूडेंट वीजा पे आई थी। तो हम अब अपने बच्चों की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, बड़े बेटे की बेस पे, ही 7 इयर्स ओल्ड। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि उसके कितने चांसेस हैं कि अगर हम लोग पूरी फैमिली अप्लाई करें, और उसकी जो फीस वगैरह है उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि हमने 1-2 लोगों से पूछा है तो उसकी फीस बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 10,000 पाउंड चाहिए। तो अगर इतने ज्यादा पैसे नहीं हो तो उसकी क्या मतलब सिचुएशन निकल सकती है? देखें बात यह है कि आपने जिस तरह मुझे बताया कि आपके हस्बैंड को यहाँ पे रहते हुए 14 साल हो गए हैं, आपको यहाँ पे रहते हुए 9 साल हो गए हैं, बच्चे आपका एक बच्चा है? मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा 7 साल का है और छोटा जो है वो नियरली 4.5 और जो सबसे छोटा है वो अभी तकरीबन 1.5 साल का है। तो ऐसी सूरत में चूँकि बड़ा बच्चा आपका 7 साल का है तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप ये एप्लीकेशन करें, क्योंकि इस तरह बग़ैर एप्लीकेशन किए हुए रहना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। सूनर और लेटर आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और जो चूँकि आपका बच्चा अभी 7 साल का हो गया है तो आपको चाहिए कि एप्लीकेशन करें। और ये डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांस पे कितने यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश जो है वो सिचुएशन है, क्यों अपने मुल्क में वापस नहीं जा सकते, आपके हस्बैंड क्यों नहीं जा सकते, आप क्यों नहीं जा सकती, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है होम ऑफिस फ़ैसला करता है। तो इसलिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कितने चांसेस होंगे, लेकिन आम तौर पे अगर 7 साल यहाँ पे बच्चे को रहते हुए हो जाएं तो केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में तो आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी वकील के पास जाके इसको अगर डिस्कस करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। लेकिन जो आप फ़ीस के हवाले की बात करें 10,000 पाउंड्स, तो अभी मुझे तो एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल फ़ीस जो है फ़ीसें काफ़ी ज़्यादा हैं होम ऑफिस की। आप ये भी कर सकती हैं कि बजाय इसके कि सारे बच्चे उस एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट हों, जो बच्चा 7 साल का हो गया है वो और पेरेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन करें, बाकी बच्चों का आप रेफरेंस दें ताकि आप कम से कम जो है फ़ीस आपकी लगे। और जब आप लोगों को मिल जाता है तो फिर आप बाकी के अपने 2 बच्चों को भी डिपेंडेंट शामिल कर सकते हैं, उस स्टेज पे फिर उनकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसके, आप चाहें तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं या किसी और वकील के पास जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी हेलो जी हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी मैं नरमन बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, आपका क्या सवाल है? हाँ जी अभी यूरोप चों आए हैं जी, सानू 2 महीने आया ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ,
क्या मैं आपका सवाल समझा नहीं, आप कहाँ से आए हैं? इटली तो आए जी। इटली से आए हैं, तो आप क्या इटालियन है आप? हाँ जी। हाँ, तो आपके पास इटालियन सिटीजनशिप है? हाँ जी। हाँ, तो आपका सवाल क्या है? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ कि नहीं है जी? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई कानून ऐसा नहीं हुआ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੇਜ देने, वापस भेज देने ਆ। नहीं, फिलहाल कोई ऐसा कानून नहीं है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अभी आप इटली से आए हैं, अगर आपने यहाँ पे रहना है और आपके पास और आप काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए आप फ़ौरन जो है आप यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड वीज़े के लिए अप्लाई करें। आपको ज़रूरत नहीं है यूरोपियन सिटीज़न के हवाले से, लेकिन जो अभी आजकल के हालात हैं रेफरेंडम के हवाले से, तो बेहतर है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो आप रेजिडेंस कार्ड जो है यहाँ पे वो ले लें, आपको आसानी से मिल जाएगा, ताकि कल को अगर कोई यूके जो है वो निकलता है, ईयू से बाहर अगर निकलता है, तो जिन लोगों के पास ये कार्ड होगा तो शायद उनको बिल्कुल उसकी हेल्प हो। तो आपको चाहिए कि यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन करें यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड की। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का एक्सक्यूज मी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है? जी मैं मिसेस मलिक लंदन से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगी, थोड़ा सा डिटेल में। चलें, थोड़ा सा टाइम लेंगे तो फिर खैर है। 2002 में आए थे। जी जी एज अ स्टूडेंट, और मैं 2006 सॉरी क्या आप आए थे डिपेंडेंट, पर 2009 में मेरे हस्बैंड कैम्ब्रिज कॉलेज में स्टॉक हो गए थे। एक सेकंड जरा दोबारा प्लीज। हेलो। 2 साल की थी जी, आप जरा दोबारा रिपीट करें प्लीज। सॉरी, आप जरा दोबारा सवाल रिपीट करें, बीच में मुझे सॉरी। मेरे हस्बैंड 2002 में आए थे एज अ स्टूडेंट जी, और मैं 2006 में आई थी जी, उनकी डिपेंडेंट। और 2009 में मेरे हस्बैंड कैम्ब्रिज कॉलेज के शिकार हो गए थे, एज यू नो। तो 2012 में उन्होंने हमें डिप्यूटेशन का लेटर भेजा था जब मेरी बेटी 4.5 साल की थी। तो हमने फिर फर्दर स्टे के लिए, जैसे बेटी के बेस पे और ह्यूमन राइट बेस पे, मेरी को मेडिकल भी थी, उस पर डाली थी एप्लीकेशन, और उन्होंने हमें 2015 में रिफ्यूज करके राइट ऑफ अपील दी है। तो अब राइट ऑफ अपील हमारी होगी, हम कोर्ट से होके आए, आज हमारा डिसीजन आया है। उन्होंने बच्चे को कंसीडर नहीं किया और मेरी बच्ची नियरली 9 ईयर की है। बच्चे को क्या किया उन्होंने? सॉरी, कोर्ट का डिसीजन आया है, उसमें क्या उन्होंने किया? उन्होंने बच्ची को कंसीडर नहीं किया। वो कहते हैं जो हस्बैंड मैन एप्लीकेंट हैं उनको कंसीडर करके वो कहते हैं कि वो उधर जाके रिसेप्शन था ना इनका। जी जी तो जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही हम आगे क्या करें। मेरी बेटी नियरली 9 ईयर की है और मैं फिर एक्सपेक्टेड हूँ, और मेरी जो थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं मेडिकली, उनको भी उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। तो ये सारी चीजें बताई थी? जी ये सब कुछ बताया था, ये मेंशन था, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन था। मेरी फैमिली सारी, बहन भाई सब इधर से, सब मेरे साथ कोर्ट में गए थे। मतलब मेरा पीछे लिंक ही नहीं था। आप देखें, अभी चूंकि कोर्ट का डिसीजन आया, आपको चाहिए कि किसी वकील के पास कोर्ट का डिसीजन ले जाएं, क्योंकि वो डिसीजन पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है कि उसको आगे अगर उस फैसले में कोई कानूनी गलती है कि नहीं है। अगर आप ये बात कह रही हैं कि आप अभी एक्सपेक्ट भी कर रही हैं, बच्ची को भी जो है, आपको 9 साल की बच्ची भी है और आपकी मेडिकल कंडीशन भी कोई है जिसके लिए आपका इलाज चल रहा है, और ये सारा कुछ कंसिडर ही नहीं किया जज ने, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को फिर आप मतलब अपर ट्रिब्यूनल में इसको आप जा सकती हैं कि जज ने गलती की है। लेकिन ये ज़ुबानी कलामी बातें हैं। बेहतर है जब तक जब कोई वकील कोर्ट का डिसीजन नहीं देखेगा तो कहना ज़रा मुश्किल है। जो आप जो बात कर रही हैं उस हवाले से तो लगता है कि शायद कोई कानूनी गलती की हो जज ने, लेकिन बेहतर है कि आप किसी वकील के पास जाके इसको दिखाएं ज़रूर, और उसके बाद फिर जो आपको मशवरा दिया जाता है उसके हिसाब से चलें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी जाकिर साहब, अदीबा बात कर रही हूँ नेल्सन से। जी बोलिए, क्या सवाल है? हम यहाँ पर 2005 में आए। जी 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 हाँ, 2005 में आए हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद हमने, मेरे हस्बैंड
जो है वो यूरोपियन नेशनल थे, फिर हमें 2011 में इंडेफिनेट स्टे मिल गई जी। उसके बाद अब हम फिर टाइम बच्चे जॉब कर रहे हैं, मैंने भी की जॉब, अब हम नेशनलिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसमें ये सुनने में आ रहा है कि जो B1 टेस्ट है और लाइफ इन द यूके है, उसमें अगर हम अक्टूबर तक कर लेंगे तो ठीक है, वरना उसके बाद फिर 2 साल के लिए वो या फिर B2 भी आ जाएगा या कॉलेज जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ बाई लॉ क्या कानून आया है अब ये? देखिए फिलहाल तो वही B1 का कानून है, अभी ये ऐसा नहीं है कि अक्टूबर के बाद से, मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई बात, लेकिन फ़िलहाल B1 का ही है। लेकिन देखें बात यह है कि जब भी, और आपकी वसातत से मैं जो बाकी के व्यूअर्स हैं उनको भी बोलूँगा कि जब आपको नेशनलिटी ड्यू हो जाती है तो आपको चाहिए कि फिर आप अप्लाई कर लें, क्योंकि वक्त के साथ साथ कानून जो है वो मज़ीद सख्त हो जाते हैं। तो अगर आप जी, अगर आपके अभी ड्यू हुई है, अभी B1 अगर आपने किया हुआ है IELTS या ट्रिनिटी कॉलेज से, तो आपको चाहिए लाइफ इन द यूके टेस्ट करके फ़ौरन जो है अप्लाई करें और डिले ना करें, क्योंकि वक्त मेरी बेटी ने कॉलेज से किया हुआ है, सर्टिफिकेट भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि B1 एक्सपायर हो जाता है, लाइफ इन यूके एक्सपायर नहीं होता। लाइफ इन द यूके तो एक्सपायर नहीं होता, B1 अब डिपेंड करता है उन्होंने कौन सा किया हुआ है। और उस पे 2009 में किया था उसने, लेवल 2 में किया। नहीं वो नहीं चलेगा, इनको ट्रिनिटी कॉलेज या IELTS से कोर्स किए, मैंने भी किए, लेकिन इंग्लिश का प्रॉब्लम कोई नहीं है हमें। लेकिन हम ये फिक्रमंद है कि हम चार हैं, हम 3 मेरे बच्चे और मैं हूँ जी। तो हम ये दोनों टेस्ट पास करें अक्टूबर से पहले जी। आपको चाहिए कि जल्द से जल्द करें, क्योंकि आपकी नेशनलिटी ड्यू है, आपने टाइम पूरा कर लिया हुआ है, तो जितना डिले करेंगी उतना मज़ीद कानून सख्त होता है वक्तन फ़वक्तन, तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो बकीर साहब जी, हम आपसे बात करना चाहते थे। जी बोलिए। तो हमारे 2-3 छोटे क्वेश्चन हैं कि हम यूरोप से आए हैं, इटालियन नेशनलिटी है हमारे पास। जी। तो हमने ये पूछना था कि अभी जैसे कि हमने टीवी प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं कि जो 5 साल वाले हैं उनको तो एग्री कर दिया कि वो लिख के दे दिया है कि वो कानून बन गया कि उनको वापस नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उससे जो नीचे वाले हैं उनको वो खतरे में है, उनको भी वापस भेज सकते हैं, और लेकिन अभी तक ये कानून तो नहीं बना, जो सुना भी है नहीं है हमने टीवी पर। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसका क्या होगा? तो दूसरा जो मेरा सवाल ये है कि हमारे जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल में कॉलेज जाते हैं ना, तो पहले जो जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के बाद उनको मिलता था, लोन मिलता था पढ़ाई के लिए, हमने जो सुना कि वो भी बंद हो गया और बेनिफिट भी बंद कर दे रहे हैं। तो इस पे प्लीज आप हमको जो बताइए इसका। देखें पहली बात ये है, जो आप वो 5 साल वाली बात कर रहे हैं कि जो 5 साल से हैं उनको रहने देंगे, जो नहीं है उनको वापस भिजवा देंगे। पहली बात तो ये कि ऐसी कोई चीज़ मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, ऐसा कोई कानून आया भी नहीं है फ़िलहाल, और मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई प्रपोजल है। अभी तो यूके का स्टार्ट ही नहीं हुआ सिलसिला कि वो कब बाहर निकलेंगे, क्या सिचुएशन बनेगी, निगोशिएशंस स्टार्ट ही नहीं हुई, प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अब अगर कानून आ जाता है कल को ऐसा, तो फिर तो कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो फिर तो कहना कुछ, लेकिन फ़िलहाल ऐसा चूँकि कोई कानून नहीं है तो इसलिए उस पर मेरा किसी किस्म का कमेंट करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि कानून ऐसा कोई नहीं है। इसी तरह जो आप फ़ीस की बात कर रहे हैं, और जो लोग कि कल को क्या होता है, कल जब तक कोई कानून आता नहीं है उस पर तबसरा करना मुश्किल है। फ़िलहाल जो EU सिटीजन्स हैं वो उसी हवाले से चल रहे हैं जो रेफरेंडम से पहले कानून था, यानी कि यूके जो है वो EU का फुल मेंबर है और वही राइट्स हैं उनके पास जो कि रेफरेंडम से पहले थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात होगी। इन द मीन टाइम अगर आप रब्ता करना चाहें तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट, और किसी भी वकील के पास जाके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।